एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आप उसको ईजिली, मैं जो तो बताऊँगी आप उसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और आपको एक एक चीज़ उसमें याद हो जाएगी। तो वीडियो तक, लास्ट तक वीडियो में बने रहना इस टेक्निक को सीखने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, आप जब इसमें डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको इसमें 3 चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। क्या क्या है वो चीज़ें? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, और ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी क्या होती है। तो 3 से 4 बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ये होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है फील्ड की टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, कि वो कितने अच्छे से उसको मैग्नेटाइज कर रहा है सब्सटेंस को, तो उसको ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोला जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से। सबसे पहले तो सोलिनॉइड रखेंगे, उसके अंदर आप कोई सॉफ्ट आयरन कोर रखोगे, है ना। अब जब इस सोलिनॉइड में हमारा कोई करंट जनरेट होगा तो ये भी क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो इसको ही क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। अब सोलिनॉइड का आपको फॉर्मूला पता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और जो H का फॉर्मूला होता है वो होता है एन आई। तो यहाँ से म्यू नॉट H, क्योंकि ये म्यू नॉट ये वाला सेम एज इट इज, और एन आई की जगह क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, ठीक है। अब H का फॉर्मूला यहाँ से आप लिख सकते हो B अपॉन म्यू नॉट। इसकी आप यूनिट भी निकाल सकते हो, टेस्ला, और टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स है ना, मतलब एरिया इनवर्स। तो एरिया अपॉन मीटर आ जाएगा इसका यूनिट। फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि रेशियो होता है मैग्नेटिक मोमेंट का अपॉन वॉल्यूम से। तो ये आप यहाँ से निकाल लोगे, इसको आई से डिनोट करते हैं। फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है कि रेशियो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब आई और अपॉन एच का, मैग्नेटाइजिंग फोर्स से, ठीक है। आई अपॉन एच, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि आई और एच की एक ही यूनिट होती है, ए अपॉन एम, और ए अपॉन एम तो दोनों आपस में कट हो जाते हैं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और ये सब क्या होते हैं। उससे पहले रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? एक मतलब कि मीडियम की परमिएबिलिटी टू द फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। तो ये वाला आपको ये पता होना चाहिए, यू आर 1 + XM, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फ्राडे ने 3 टाइप में उसको डिवाइड किया था, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो वीकली रिपल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। क्या होता है? वीकली रिपल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। और इसका आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, बिस्मथ, कॉपर, लेड, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ये सब आपको पता होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि ये वीकली सपोर्ट करता है, ये वीकली रिपल करता था और ये वीकली सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ये सब होता है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, तो ये स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। सबसे अच्छा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही होता है जो क्या करता है? अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रख रहे हो तो वो वीकली मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होगा, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैम 0 क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो पेयर में होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ये आपस में ना अपने आप को कैंसिल कर देते हैं, तो इसका इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो अलाइन कर लेते हैं अपने आप को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड रखी है तो अपने आप को परपेंडिकुलर क्या कर लेते हैं? सस्पेंड कर लेते हैं। जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म में रखे जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ भागता है, ठीक है, फील्ड में। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीकर फील्ड में भागता है। कब? जब नॉन यूनिफॉर्म पर रखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीकली रेपल्ड करता है, जो मैंने बताया था वीकली रेपल्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो वाला आ गया यहाँ पे।
और इसका टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है इसकी, लेस देन 1 होती है। ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफ्रेंशिएट में भी आप ये लिख पाओगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ससेप्टिबिलिटी जो होती है डायमैग्नेटिक की, वो क्या होती है, निगेटिव होती है, स्मॉल होती है एंड निगेटिव होती है। ससेप्टिबिलिटी जो होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करती हूँ, तो ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसी डायरेक्शन में होते हैं मैग्नेटाइज। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मतलब पैरेलल अलाइन करते हैं। अब जब वो नॉन यूनिफॉर्म पे रखे होते हैं तो वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ भागते हैं और वीकली अट्रैक्ट होते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो मोर देन 1 होती है। ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है। ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और एक्स से डिनोट करते हैं ससेप्टिबिलिटी को, डायरेक्टली मतलब कि डायरेक्टली का फॉर्मूला लगा के 1 इनवर्सली, तो 1/t लिखोगे और फिर यहाँ से ये जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू सी आ जाएगा। सी को क्या बोलते हैं, क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं। पर अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जिसको नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को ना टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ टाइम के बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को फर्क पड़ने लगता है, वो भी इन्वर्सली पड़ता है फर्क। और वो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखो, फेरोमैग्नेटिक पैरा में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन पैरामैग्नेटिक फेरो में नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लो। यहाँ से देखो, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जिस तरफ एक्सटर्नल फील्ड होगी उसी तरफ ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे और इनके पास टेंडेंसी है कि ये वीकर फील्ड से स्ट्रांगर फील्ड पे जा सकते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होगी वो मोर देन 1 होगी। ससेप्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी, मतलब लार्ज होगी। और ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यूरीज लो, आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स से। तो यहाँ से मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी से या मैग्नेटाइजिंग फोर्स से, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1 टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर आप जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो h/t आ जाएगा। फिर आप जब इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो CH/T आ जाएगा और CT यहाँ पर ही रहने देंगे और H उठा के इधर रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, I/H, ससेप्टिबिलिटी वाला बन जाएगा। तो यहाँ से ये XM C/T किसका होता है, पैरामैग्नेटिक का। और यहाँ पे T-TC, मैम ऐसे क्यों लिखा है T-T0, तो ये इसलिए लिखा है कि पहले वाले टेम्परेचर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता फेरोमैग्नेटिक को, लेकिन आफ्टर सम टाइम फर्क पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसे लिखा है। आपने ये टेबल अच्छे से ध्यान से देखनी है। देखो, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है डाया में, इसमें नॉन जीरो होता है, इसमें भी नॉन जीरो होता है। ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है, स्मॉल वैल्यू होती है। यहाँ पे पॉजिटिव होती है, स्मॉल वैल्यू होती है। और यहाँ पे पॉजिटिव लार्ज वैल्यू होती है। परमिएबिलिटी इसकी लेस देन 1 होती है, इसकी मोर देन 1 होती है, इसकी मच ग्रेटर देन 1 होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, डाया को पड़ता नहीं है फर्क, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पड़ता है। इसको कुछ आफ्टर टाइम, मतलब थोड़े टाइम बाद, सर्टेन टाइम बाद इसको फर्क पड़ने लगता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है। मोशन ऑफ सब्सटेंस की, ये वीक के पास जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग के पास, ये भी स्ट्रॉन्ग के पास। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, इसकी इस तरीके से बनती है, इसकी थोड़ी अंदर बनती है क्योंकि ये रेपल करता है और वीकली ही अट्रैक्ट करता है और वीकली ही रेपल करता है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट कौन करता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल है ये, और इसमें एक चीज़ और बता देनी है मुझे, लास्ट चीज़ यहाँ पे आपने क्या देखना है, ग्राफ देखना है टेम्परेचर का है। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या बनता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और डाया को कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसका सीधा बन जाता है। और फेरोमैग्नेटिक में शुरू में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है ना, तो उसको फर्क पड़ने लगता है। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, XM = C/T, है ना, C/T। ये किसका फॉर्मूला था, ये था पैरा का। और XM = CT - T0, ये किसका था, हमारा फेरोमैग्नेटिक का।
तो ये फॉर्मूला आप याद रखना और इससे ग्राफ बना देना। और एक और ग्राफ है आई और एच के बीच में कि डाया तो नीचे होता है, पैरा थोड़ा ऊपर, और सबसे ऊपर कौन सा होता है, फेरो। ये मैग्नेटाइजिंग के ऊपर है, ठीक है, कितना मैग्नेटाइज करता है अच्छे से। तो यहाँ से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। और आपने ये चीज़ याद कर ली बिल्कुल अच्छे से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाने से। आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। जो जो चीज़ मैंने बताई है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स और ये सब ग्राफ वगैरह, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ तब भारी आता नहीं है, इजी चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।